श्री देवेंद्र गायकवाड़ है। मैं ममता बिल्डिंग कलवा वेस्ट में रहती हूँ, भाड़े के रूम पे। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की 10 साल की है, सेजल देवेंद्र गायकवाड़। दो नंबर की लड़की मेरी स्वरा देवेंद्र गायकवाड़, ये 6 साल की है। और 4 साल का मेरा लड़का है, स्वरा देवेंद्र गायकवाड़। हम तीनों यहाँ पर भाड़े के रूम में रहते हैं, कलवा में। और मेरे पति महाराष्ट्र पुलिस में काम करते थे। थाने मुख्यालय में पुलिस नायक की पोस्ट थी उनकी। और उनसे मेरी शादी 2013 में हुई थी, SRP कैंप ग्रुप नंबर 12 हिंगोली में। उनके घर वाले और मेरे घर वालों ने मिलकर हमारी शादी SRP कैंप में बनाई थी। और उससे पहले उनकी शादी हुई थी जालना में। उनका कोर्ट केस चालू था, वो उनको उनके डिवोर्स का खर्चा वगैरह देते थे। उसके बाद 2015 में उनकी जिला बदली होने के बाद हम मुंबई में आए। मुंबई में आने के बाद हम मुंबई में कलवा में ही रहने लगे। ठीक ठाक था। हम 2015 में आए तो सभी हमारा 2018 तक सब ठीक था। उनके घर वाले हर महीने आते थे। उनके घर वालों को भी हम कभी किसी कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। वो सब आना जाना चालू हुआ उन लोगों का। और फिर बाद में सडन 2018 में अचानक से मेरे पति के किडनी पर सूजन आने की वजह से वो बीमार हो गए। बीमार होने के कारण फिर उनको मैंने जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ पर उनको बहुत ट्रीटमेंट, महंगी ट्रीटमेंट वगैरह दी। उसके बाद खर्चा ज़्यादा बढ़ने लगा, तो जितना मेरे पास था पैसा तो मैंने उतना खुद से लगवाया। जब 6-7 लाख रुपए हुए तो तब हमने घर लाया उनको। और फिर बाद में सोलापुर हॉस्पिटल में लेके गए उनको। सोलापुर में किडनी बायोप्सी के लिए बोला था, तो उनके घर वालों ने वगैरह उनके सही देने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि बायोप्सी के लिए जिम्मेदार होने के लिए सही लगती थी। तो वहाँ पर उनकी बीवी भी आई थी पहली वाली, तो उन्होंने भी सही देने से इनकार कर दिया। और उनके भाई ने भी, तो और उनके माँ बाप ने भी मना कर दिया। तो उनको फिर से थाना लाया। थाना लाने के बाद मैंने फिर से उनको जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और वहाँ पर मैंने अपने खुद जब जिम्मेदारी पे उनका किडनी बायोप्सी करवाया। सभी ट्रीटमेंट फिर से चालू हुआ। तो वहाँ पे और खर्चा बढ़ने लगा। और उनके घर वालों ने फिर मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब लोगों से हेल्प मांगना शुरू किया, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी नहीं लेने वाले थे। और मेरे पति की हालत ऊपर के ऊपर बिगड़ती जा रही थी। और पैसों की मांग भी ज़्यादा हो रही थी डॉक्टर लोगों से, क्योंकि महंगाई बहुत महंगे उनको दवा गोली दे रहे थे वहाँ पर। और वो डॉक्टर लोगों को धमकाने लगा कि इस लेडीज़ के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, आप इसको बॉडी मत दिखाइए। तो फिर भी उस डॉक्टर ने बोला कि आप बैठिए, मैं आपको जैसे ही उनको बाहर लाएंगे मैं आपको आवाज़ दूंगा। तो वो साथ में गया और जैसे उनको लाने लगे तो उसने मुझे उनको दिखाया भी नहीं, डायरेक्ट उनको एम्बुलेंस में डाल के वो लेके जाने लगे। और वो बॉक्स में रखा उनको, तो मैं उसका ढक्कन खोल के देखने लगी, तो मेरे देवर ने उस ढक्कन पे, मेरे हाथ थे बॉक्स के ऊपर, तो उसने ढक्कन लगा के उस पर बैठ गया वो, और मुझे देखने भी नहीं दिया। और वहाँ से वो एम्बुलेंस भगाने लगे। मैंने वहाँ पे उनके कितने पैर पकड़े, सांस के पकड़े, सबके पकड़े, मगर किसी ने मुझे मेरे पति को दिखाया भी नहीं। और उसने बोला भी नहीं कि तू हमारे साथ चल। मेरे बच्चे घर पर थे, मैं वहाँ पर अकेली। 23 तारीख को उनका भाई, उनका मामा मच्छिंद्र कांबळे और उनकी बहन गीता कांबळे, ये तीनों मुझे मारने पीटने लगे। और जो मैंने पैसा लाया था लोगों से, 1.5 लाख रुपए मेरे पास था, वो 1.5 लाख रुपए उन 3 लोगों ने छीन लिए। मेरा मोबाइल छीना, मेरे पति का मोबाइल, आई कार्ड, ATM कार्ड सभी छीन कर मुझे मारपीट करने लगे। और वहाँ से उसने मेरे पास से मेरे पति का ATM लेके फिर से अकाउंट से 30,000 रुपये निकलवाया मेरे देवर ने। फिर ये सब मुझे ज़्यादा ही मारपीट करने लगे। तो मैं JJ मार्ग पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पर इन सबके खिलाफ मैंने एक NC दी थी कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती करे कि मैं मेरे पति को डिस्चार्ज लूँ मेरे जिम्मेदारी पर, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, तो ये लोग मुझे मारपीट कर रहे हैं। तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में मेरी अर्जी दाखिल करा के उन लोगों ने बोला कि आप अभी घर जाओ, हम देख लेंगे उनको जाके, अगर आप उनके सामने रहे तो और ये हो जाएगा। तो मैं वहाँ से घर निकल आई। मेरे पति को मैंने बोला कि मैं अभी घर जा रही हूँ। तो मेरे पति ने बोला कि ठीक है, तू जा घर पे और कल सुबह डब्बा लेके आ। तो मैं घर आई। और घर आने के बाद दूसरे दिन मैं रोज के जैसा वहाँ गई, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब लोग निकल गए थे। सब लोग निकल जाने के बाद मेरे ननद का लड़का था, मेरा भांजा वहाँ पर, तो मेरे जाने के बाद वो भी निकल गया। मामी अब आप रुको, मैं रात भर रुका, आप रुको, तो वो भी निकल गया। और रात को सोने के लिए वो आया।
तो रात को वो वहाँ पे सोया 28, 29, 30 तारीख तक मैं कंटिन्यू आना जाना हुआ। 2 तारीख को 1 तारीख को रात को 11 बजे से उनकी और तबीयत सीरियस होने के कारण मुझे फ़ोन किया कि मामा की तबीयत सीरियस हो गई है, आप आइए। मगर रात के 2 बजे यहाँ से जाने के लिए ट्रेन नहीं थी, रिक्शा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उन लोगों ने मेरे से सब पैसा वैसा छीन लिया था। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं किसी प्राइवेट गाड़ी या किसी से वहाँ तक जाऊँ उनके पास। तो सुबह होने तक मेरे पास कोई उपाय नहीं था। तो मैं सुबह जैसे ही हुई 6 बजे मैं घर से निकल गई, वहाँ पे 8 बजे पहुँच गई जेजे हॉस्पिटल में। तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे पति मर गए, क्योंकि उनकी रात में ही 3 बजे मौत हो गई थी। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर लोगों से मुझे पता चला कि 3 बजे मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं। तो मैंने सब थे वहाँ पर, मगर मुझे किसी ने नहीं बोला कि तेरे पति मर गए हैं और तू भी हमारे दुख में उतने ही शामिल हो जा जितने हम दुखी हैं। मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। वहाँ के स्टाफ लोगों ने मुझे बोला कि आपके पति रात को 3 बजे मर गए हैं और उनको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर लेके गए हैं। तो मैं वहाँ जाने के बाद वहाँ से डॉक्टर से बोला कि देवेंद्र गायकवाड़ की बॉडी दिखाइए। तो उन्होंने बोला कि उनका पीएम चालू है, जैसे ही उनको बाहर लाएंगे दिखाएंगे। तो मेरा देवर आया वहाँ पर और वो डॉक्टर लोगों को धमकाने लगा कि इस लेडीज़ के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, आप इसको बॉडी मत दिखाइए। तो फिर भी उस डॉक्टर ने बोला कि आप बैठिए, मैं आपको जैसे ही उनको बाहर लाएंगे मैं आपको आवाज़ दूंगा। तो वो साथ में गया और जैसे उनको लाने लगे तो उसने मुझे उनको दिखाया भी नहीं, डायरेक्ट उनको एम्बुलेंस में डाल के वो लेके जाने लगे और वो बॉक्स में रखा उनको। तो मैं उसका ढक्कन खोल के देखने लगी तो मेरे देवर ने उस ढक्कन पे, मेरे हाथ थे बॉक्स के ऊपर, तो उसने ढक्कन लगा के उस पर बैठ गया वो और मुझे देखने भी नहीं दिया। और वहाँ से वो एम्बुलेंस भगाने लगे। मैंने वहाँ पे उनके कितने पैर पकड़े, सांस के पकड़े, सबके पकड़े, मगर किसी ने मुझे मेरे पति को दिखाया भी नहीं और उसने बोला भी नहीं कि तू हमारे साथ चल। मेरे बच्चे घर पर थे, मैं वहाँ पर अकेली। मेरे भाई से 3 लाख रुपए कर्जा लिया। भाई से कर्जा लेने के बाद और महंगे दवाई गोली देने लगे डॉक्टर लोग। तो मैंने बाहर से 4 लाख रुपए 10 रुपए के टके से मैंने बाहर के लोगों से पैसा लेना शुरू किया और कर्जा बढ़ने लगा सब लोगों का। तो मैं उनका कर्जा भी नहीं चुका पा रही थी और ब्याज भी नहीं चुका पा रही थी। तो इसलिए मेरे पति बोले कि हमारे पास तो अभी पैसा नहीं है, तो हम सिविल हॉस्पिटल में या शिवाजी में जाएंगे। तो मैंने उनको शिवाजी हॉस्पिटल में लेके गई जुपिटर से। तो वहाँ भी उनके ऊपर 1 महीना भर ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ से फिर डॉक्टर लोगों ने बोला कि यहाँ किडनी के डॉक्टर नहीं है, तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उन्होंने जेजे हॉस्पिटल का ट्रांसफ़र लेटर लेके दिया। तो मैं जेजे हॉस्पिटल लेके गई उनको और उनके घर वालों को फ़ोन किया कि आपके लड़के की तबीयत ऊपर के ऊपर बिगड़ती जा रही है, आप आइए। मैं अकेली हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चों के पास भी कोई नहीं था। अगर मेरे बच्चों के पास उसकी माँ या कोई रहता तो मैं मेरे पति की सेवा कर सकूँ, मगर उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। फिर मैं उनको जेजे हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ भी जाने के बाद उन लोगों ने बोला कि आप अपने घर से बड़े को कोई बुलाइए, अगर इनके रिश्ते में कोई होगा तो। वहाँ से भी मैंने सबको फ़ोन किया क्योंकि उसका भाई मलाड में रहता है, मेरे पति का भाई मलाड में रहता है और ननद भी मेरी मलाड में ही रहती है। उन लोगों को फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने आने से इनकार कर दिया। फिर मैंने डॉक्टर लोगों से बोला जो कुछ भी होगा वो उसकी सब जिम्मेदारी मेरी होगी, आप मेरे पति को भर्ती करवा के लो। फिर उसके बाद वहाँ 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मेरे पति के ऊपर ट्रीटमेंट चालू हुआ। उनको 2 दिन ICU में रखा, फिर उसके बाद उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। मैं उनके घर वालों को रोज़ फ़ोन करती थी कि आप आइए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चों के पास कोई नहीं था और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। तो उनके घर वालों ने एक भी फ़ोन नहीं उठाया मेरा और मेरी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा। मैं अपने बच्चों का सब काम करके घर पे यहाँ से ट्रेन से मैं जेजे हॉस्पिटल जाती थी कलवा से और रात के 12-1 बजे वहाँ से मैं वापस आती थी। तो फिर 28 तारीख को उनके पूरे घर वाले आए, उनका भाई, मामा, उनकी माँ और उसके पिताजी और बहन, ये सब लोग आए और वो मुझे हॉस्पिटल में मारने लगे कि जैसे तूने अपनी जिम्मेदारी पे मेरे बेटे को भर्ती करवाया है वैसे ही खुद की जिम्मेदारी पे तू यहाँ से डिस्चार्ज ले, हम इन्हें सोलापुर लेके जाएंगे या लातूर। तो मैं डॉक्टर ने मना कर दिया था उनको हिलाने से। वहाँ से वो इमरजेंसी वार्ड में थे तभी।
वो तबीयत ऊपर के ऊपर उनकी इमरजेंसी वार्ड में रखा था उनको 2 दिन, मगर उनके घर वाले मुझे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि तू यहाँ से डिस्चार्ज ले और इनको मैं सोलापुर नहीं तो लातूर वहाँ पे किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो मैंने भी मना कर दिया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर लोग इनको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं देंगे। अगर आपको लेके जाना है तो आप माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, आप सब लोग सही करो और लेके जाओ। तो वो लोग वहाँ पे मुझे मारने पीटने लगे, उन्होंने मुझे वहाँ पे मारना पीटना शुरू किया। ये सब वहाँ के डॉक्टर लोगों ने देखा तो डॉक्टर लोगों ने उनको बहुत डांटा और बोला कि ये अकेली लड़की इस पेशेंट को हमारे पास लेके आई, इसने पूरी जिम्मेदारी ली और आप इसको ही डांट रहे हो और इस पेशेंट की कंडीशन नहीं है कि यहाँ से इसको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर सके। मगर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो लोग सब उनको एम्बुलेंस में डाल के गांव लेके गए, वहाँ पर उनका विधि वगैरह किया। मुझे किसी ने वहाँ पर आने नहीं दिया और वो मेरा देवर धमकी देके गया, अगर तू गांव में तूने पाँव पे रखा तो तुझे और तेरे बच्चों को इसके साथ ही मार दूंगा। तो मैं उनके पुलिस स्टेशन गई जहाँ पर वो काम करते थे। वहाँ जाने के बाद मैंने उनके आरपीआई साहब से बात किया कि मेरे पति की ऐसे ऐसी डेथ हो गई और उनके घर वालों ने मुझे बोला नहीं और उनकी बॉडी लेके गए। तो उनके घर वालों ने भी उनको फ़ोन किया और आपने उनकी बीवी को क्यों आने नहीं दिया, क्यों मारपीट किया, अभी वो हमारे साथ है। तो उन्होंने बोला कि वो उनकी बीवी नहीं है, उनकी बीवी जालना में रहती है और वो हमारे साथ है और वही उसकी बीवी है। तो ये सब होने के बाद फिर मैं ऐसा करके मेरे बाजू वाले वगैरह आए, सभी जो मेरे बाजू में रहते थे उन लोगों ने आके मुझे सहारा दिया और मैं यहाँ पे रहती हूँ। उन्हीं लोगों की मेहरबानी से मैं यहाँ पे रहती हूँ। मैं यहाँ भाड़े के रूम पे रहती हूँ। ये मेरा भाड़े का रूम देखो कैसी हालत है। मेरे पति के घर वालों ने तो मुझे इनकार कर दिया एक्सेप्ट करने से, मगर मेरे घर इधर आजू बाजू वाले लोगों की मदद से मैं इस घर में रह रही हूँ मेरे बच्चों को लेके। कैसी है अभी ऐसे घर में मैं मेरे बच्चों की हथेली पे जान लेके रह रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसमें मेरे घर वाले भी, मेरे सास ससुर भी मुझे, तो ऐसे तैसे करके मैं इसी घर में दिन काट रही थी। तो घर वाला भी आके बोला घर मालिक कि आप भाड़ा कंटिन्यू चालू रखो क्योंकि 4 महीने से मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मेरे पति के मरने के बाद मैं कुछ भी छोटा मोटा काम करके मेरा घर चला रही थी, मगर लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम नहीं लग रहा। 4 महीने से मैंने रूम का भाड़ा नहीं दिया, इसलिए घर मालिक ने भी बोल दिया कि अब आप रूम छोड़ दो और यहाँ से आप किधर भी चले जाओ, क्यों एक तो भाड़ा तो भी दो या फिर रूम छोड़ दो। अभी मेरे पास कोई दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। मैं मेरे 3 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। एक तो पुलिस प्रशासन भी मेरे कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के परेशान हो गई हूँ। जब भी जाती हूँ तभी बोलते हैं कि आपका कुछ हो नहीं पाएगा, इधर आप डायरेक्ट कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना रिकॉर्ड का, तो वो बोलते हैं रिकॉर्ड पे आपका नाम नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। और वो ये रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड देख रहे हैं कि सीट बुक पर उसकी पहली पत्नी का नाम है और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि जो उसका सैलरी अकाउंट है वहाँ पर उसने मुझे नॉमिनेशन किया है, वो रिकॉर्ड वो नहीं देख रहे हैं। और कलवा पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक खुद के हाथ से लिख के भी दिया था कि भाग्यश्री मेरी बीवी है, मेरे और उसके 2 बच्चे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं देख रहे हो और वो बोलते हैं कि दूसरा रिकॉर्ड दिखाओ। मेरे देवर ने मुझे अभी तक तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी भी वो पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पे अर्जी देता है कि मेरे पति के नाम पर 3 बाइक लिए थे हमने। मेरे देवर ने वो पार्किंग में लगाया और बाइक तीनों चोरी करके लेके गया। मैंने इसके खिलाफ भी पुलिस स्टेशन में, कलवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई, मगर किसी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और जब भी जाती हूँ तभी बोलते हैं कि आज नहीं होगा कल होगा, आज नहीं होगा कल होगा। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पंकज नाथ तिवारी सर के बारे में बोला कि वुमन पावर सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वो, और आपकी कुछ ना कुछ वहाँ से हेल्प हो पाएगी। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी हेल्प भी की। उनसे पहले भी मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन किए थे और उनकी मदद से भी मैंने सीपी ऑफिस और कलवा पुलिस स्टेशन में फिर से एप्लीकेशन किए हैं कि मेरी कुछ मदद हो, तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना विनंती करते की माझ्यासाठी व माझ्या मुलांसाठी त्यांनी काहीतरी समोर येऊन माझी मदत करावी। मैं सभी से विनंती करती हूँ कि भारत सरकार से भी विनंती करती हूँ, मैं महाराष्ट्र के और पूरे देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं।
हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मुझे रहने के लिए अभी घर था, ये घर भी मेरे हाथ से चला जाएगा क्योंकि मैं इसका भाड़ा चुका नहीं पा रही हूँ। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरी कुछ मदद की जाए, मेरे और मेरे बच्चों को सही इंसाफ दिलाया जाए और मेरी कुछ मदद हो जाए और मेरे स्टार्ट। नमस्कार, मैं पंकज नाथ तिवारी नारी शक्ति सामाजिक संगठन वुमेन पावर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ, जो एनसीटी ऑफ दिल्ली से रजिस्टर्ड है, जो 6 मंथ पहले ही रजिस्टर्ड हुआ है। मैं भाग्यश्री जी की जितनी भी हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मदद कर रहा हूँ और मैं देश के सभी वकीलों से निवेदन करता हूँ, जो गवर्नमेंटेड वकील हैं, वो अगर अपना हाथ थोड़ा सा हेल्प करें, हाथ आगे बढ़ाएं, तो जो है भाग्यश्री जी की मदद हो सकती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी निवेदन करूंगा कि हो सके तो भाग्यश्री जी की मदद की जाए, क्योंकि इनके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और मेरी एनजीओ, मेरे ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ औरत लोगों के हेल्प के लिए ही टोटली फ्री में काम करती है और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है। हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम उनकी मदद करेंगे और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी मदद करें। मुझे कुछ काम भी नहीं है, मैं मेरे बच्चों का 2 टाइम का पेट नहीं भर पा रही हूँ और घर मालिक इतने दिन तक चुप था, घर भाड़े के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, मगर 8-10 दिन से वो भी पैसों की मांग कर रहा है लगातार। और जो मैंने मेरे घर वाले के लिए कर्जा लिया था तो वो भी कर्जे वाले अभी पैसों की मांग कर रहे हैं और मैं मेरे बच्चों को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकती, तो मैं उन लोगों का कर्जा कहाँ से दूँ। मैं महाराष्ट्र पुलिस शासन से बार बार विनती कर रही हूँ, अर्जी दे रही हूँ कि मेरी कुछ की जाए, वहाँ से केस का कुछ निकाल लगाया जाए, मगर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मंत्री सर, मैं माननीय